नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक। आज हम एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं देश की बेहतरीन येट मोस्ट अंडररेटेड कार्स में से एक होंडा WRV का। आज इसके SV वेरिएंट्स के बारे में हम जानेंगे, उनके ओनर से बात करेंगे कि उनने ये गाड़ी क्यों ली, जबकि मार्केट में ऑलरेडी दुनिया की नज़रों में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उनने यही गाड़ी क्यों ली ये भी जानेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम थैंक यू करते हैं प्रदीप सर का, जो कि इस होंडा WRV के ओनर हैं। सर, आपका ऑटो इन्फोटेक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि कंफ्यूजन के इस दौर में जहां पर सब कॉम्पैक्ट SUVs की भरमार है, आपने मतलब एक क्रॉसओवर सेगमेंट की गाड़ी चुनी, इसका क्या कारण था? सवाल आपका बहुत अच्छा है। आपने जो पूछा बिल्कुल सही है कि अगर हम इस सेगमेंट में कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस सेगमेंट में आज की डेट में बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं, कई ऑप्शंस हैं। मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहा स्टार्टिंग में कि कौन सी गाड़ी लेनी है, क्योंकि वही हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है कि हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो बेस्ट इन सेगमेंट लेने जाते हैं और प्राइस थोड़ा कम सोचते हैं कि जितना हम बचा सकें उसमें। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी को शॉर्ट करना शुरू किया कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो जो सबसे प्रायोरिटी में अभी सभी के है, टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, महिंद्रा XUV 300 बहुत अच्छी गाड़ी है। तो उन दोनों गाड़ियों को भी साथ में लेके चले थे। फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत अच्छी गाड़ी ऑप्शन लेके चले थे, लेकिन सभी कुछ को देखते हुए जो लास्ट में फाइनल हुआ वो होंडा WRV इसलिए हुई क्योंकि होंडा का इंजन जो कि बेस्ट इन क्लास है। हाँ, थोड़ा सा एक ये था कि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में उनमें शायद टर्बो आ रहा था, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, 4 सिलेंडर था, तो इसके लिए प्रायोरिटी में यहाँ पर इसको नंबर ज़्यादा मिले। और दूसरा है कि ड्राइव एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी स्मूथ था, क्योंकि गाड़ी में कहीं कोई नॉइज़ नहीं है। टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया था और बाकी गाड़ियाँ भी अच्छी थी। फिर ओवरऑल इस जैसा आपने ही बताया कि इस गाड़ी को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ हमें बहुत इजी कर दिया है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। तो एसवी वेरिएंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर सभी कुछ दिया हुआ है जो हमारी नॉर्मल नीड है। तो ओवरऑल गाड़ी का कलर भी बहुत अच्छा था, तो हमने इस गाड़ी को फाइनल किया, जो कि इस कॉस्ट में फुल पैक्ड कार लगी, इसलिए हमने इस गाड़ी को फाइनल किया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपकी जो प्रायोरिटी है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ ज़्यादा है रादर देन टर्बो चार्ज इंजन। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा अच्छा है। यस, बिल्कुल, क्योंकि इंजन थोड़ा 4 सिलेंडर इंजन है, प्लस ज़्यादा रिफाइंड है। और जहाँ पर हम टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं 3 सिलेंडर के साथ, तो उसमें एक पावर का लैग फील होता है। जब हम एक कुछ RPM के बाद हम गाड़ी को चलाते हैं वो थोड़ा सा लैग फील होता है। और टर्बो चार्जर के साथ शायद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में हमारी इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस होंडा का वैसे भी काफ़ी पॉकेट मनी है। तो बिल्कुल सही बात, प्रदीप सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होते हैं, भाई सीधी सी बात है, जहाँ 3 सिलेंडर जो काम कर रहे हैं वहाँ 4 करेंगे तो इंजन की लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, वेयर एंड टेयर कम होता है, एक्स्ट्रा मूविंग पार्ट्स भी कम होते हैं क्योंकि टर्बो चार्जर नहीं लगा होता, तो इनकी लाइफ नो डाउट ज़्यादा अच्छी होती है, जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो सर, ये गाड़ी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी लगभग? ये ऑन रोड 950 से 960 के बीच में पड़ी। अगर मैंने एसेसरीज नहीं ली होती तो शायद मुझे ऑफर वगैरह था उस टाइम पर, तो 925 930 की पड़ती, और एसेसरीज वगैरह लेके 960 ऑन रोड पड़ी थी। तो ये मतलब आपके लिए काफ़ी सही था। 960 में कहीं से भी ये गाड़ी ख़राब नहीं है। हालांकि और बहुत सारे, जैसे प्रदीप सर ने बताया है, ऑप्शंस हैं आपके पास। टाटा नेक्सॉन है, आप ले सकते हैं, महिंद्रा XUV 300 है। कोई भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी कार कंपनी ख़राब प्रोडक्ट नहीं बनाती। बस ये हो सकता है कि आपको शायद उस प्रोडक्ट की नीड ना हो, इसलिए वो आपको ख़राब लगता हो। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई भी गाड़ी ख़राब है या कोई भी अच्छी है। जिसको जो नीड है, जिसकी जैसी नीड है, वो वैसी कार खरीदता है। क्योंकि देखिए, अगर आप फैमिली के लिए कार ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि अगर नॉर्मल कार भी है जिसमें टर्बो चार्जर नहीं है, थोड़ी पावर कम भी है, तो भी आपके लिए चलेगी, क्योंकि दिल्ली और मुंबई की ट्रैफिक में अगर चलानी है तो भी ऐसी कार चलेंगी, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा होती हैं।
मैंने 150 सीसी की पल्सर को 3000 सीसी की महंगी महंगी गाड़ियों से ओवरटेक करते देखा है। तो जब आपको ट्रैफिक कंडीशंस में चलानी है, फैमिली के साथ चलानी है, तो ऐसी गाड़ियां बहुत ही बेहतर साबित होती हैं। सर एक और बात पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपका ये डिसीजन जो था वो सही था, या अब आपको कोई रिग्रेट होता है? नहीं, मेरे को इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है। मैं गाड़ी चलाने के बाद, गाड़ी को रखने के बाद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। माइलेज भी अच्छा है। अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो हाईवे पर ये 16.5 से 17 के बीच में आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह गाड़ी को चलाते हैं, और सिटी के अंदर 12 से 13 के बीच में एवरेज पेट्रोल में मिलता है। और बात करें अगर हम गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी की, तो ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक आप फैमिली कार इंडिया के अंदर लेने जाते हैं 9-9.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च करके, तो आप फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं पिकअप और स्पीड एंथुसियास्ट नहीं था, क्योंकि आप फैमिली को जब लेके चलते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रोड पे चलते हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखकर होंडा ने बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई। तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैंने गाड़ी ली वो अच्छी गाड़ी। प्रदीप सर ने जो एक बात कही है कि जब आप फैमिली के लिए कार लेते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अपने लिए भी कार लेते हैं ना, तो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई ना कोई आपके घर में आपका इंतजार कर रहा होता है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, चाहे वो आपकी फियांसे हो, बहन हो, भाई हो, जीजा हो, फूफा हो, मौसा हो, एनीवन हु इज वेटिंग फॉर यू। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, तरीके से गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ये सब चीज़ें करनी है। तो सर मतलब कुल मिला के एक और लास्ट क्वेश्चन कि आपको ये आपने गाड़ी पहली बात तो कितनी चला दी है, और दूसरा सर्विस कॉस्ट का कुछ अंदाजा अगर मिल पाए। सर्विस कॉस्ट जैसा कि होंडा अपना सर्विस बुक में दिखाता है, सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। अभी तक मेरी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुई है, जिसके अंदर सिर्फ वॉशिंग के अलावा किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगा था, क्योंकि उसमें इंस्पेक्शन वगैरह होता है। अभी मैंने नई गाड़ी ली है, सिर्फ 2000 चलाई है, तो बाकी और मुझे सच कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन फर्स्ट सर्विस में भी नहीं थी। तो इस वजह से सर्विस कॉस्ट कुछ अभी तक आइडिया उतना है भी नहीं और कितना रहेगा। क्योंकि मैं अमेज ओन करता हूं, तो मैं शायद ये बता पाऊं कि ये दोनों गाड़ी सेम इंजन शेयर करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमेज और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है उसमें कोई ज़्यादा अंतर आएगा। अमेज 5000-5500 में अच्छे से सर्विस हो जाती है, अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स आप नहीं लगवाते हैं, तो मुझे लगता है ये गाड़ी भी लगभग इतने में ही सर्विस हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में आपने इस गाड़ी का वॉक अराउंड देख ही लिया था, ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को करवा ही दिया है। आप सीधे चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी चला के देखते हैं कि इस गाड़ी का चला के फील कैसा है, क्योंकि फील आना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट दे दूंगा। चलिए तो देखिए मेरे दोस्तों, हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और आप देख सकते हैं कि हम चला रहे हैं होंडा WRV को इस समय। गाड़ी जो है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका जो स्टीयरिंग है, सबसे पहले स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल स्टीयरिंग है। हाँ मतलब स्टीयरिंग लाइट होने से उतना तगड़ा आपको फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कार से कनेक्टेड नहीं होंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे अमेज में भी शिकायत थी, इसमें भी है कि हाँ, अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं और आप सोच रहे हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस फोर्ड EcoSport जैसी होगी, किसी टर्बोचार्ज इंजन जैसी होगी नेक्सॉन के या XUV 300 के, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये आपको एकदम फैमिली कार, अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि मुझे ज़्यादा भगानी नहीं है, ज़्यादा दौड़ानी नहीं है, और मुझे आराम से चलानी है 70, 80, 90, 100, इवन 120, 30 भी, तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको फरारी और F1 कार्स की तरह यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बहुत ही ईजी गोइंग कार है, बहुत ही अच्छी कार है। जो इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो थोड़े स्टिफर साइड में है, जैसे अमेज में है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब आप देखिए, ये हम निकले ब्रेकर के ऊपर से, फिर भी गाड़ी में कोई ऐसा ज़्यादा झटका या ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और आपको हाँ, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में लोअर बैंड पे जो टॉर्क चाहिए होता है हमें, वो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा इस गाड़ी को चलाने में। अगर आप लखनवी भाषा में अगर हम कहें कि लौंडप्पन अगर ज़्यादा नहीं करना है ना, एकदम चपुआ गाड़ी है, बढ़िया करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये है इस गाड़ी का कुछ फील। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा बहुत बॉडी रोल
जब ऊंची होती है गाड़ी तो एविडेंट होता है। लेकिन ये जो, अगर मैं इसके इंटीरियर और केबिन की बात करूं, जब आप इसके अंदर बैठे होंगे तो जो इसका केबिन एरिया है, जो इसका ग्लास है, जो इतने ग्लासेस यूज किए ना, उसकी वजह से आपको कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा, आपको कभी घुटन नहीं होगी। उल्टियां पलटियां अगर आती हैं आपको लंबे सफरों में तो आपको शायद इसमें कम आए। हाँ, एक चीज है कि इसको थोड़ा स्पोर्टी और रगेड अंदर से महसूस कराने के लिए कंप्लीटली ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी वजह से केबिन थोड़ा छोटा लगता है। बट क्योंकि ग्लास एरिया बहुत बड़ा है तो उस वजह से आपको इतना ज्यादा केबिन में एयरी महसूस होता है, इतनी लाइट इनपुट अंदर आता है बाहर से कि आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होने नहीं देती है गाड़ी, तो इस मामले में अच्छी है। NVH लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो हम राजस्थान में हैं और यहाँ पे सड़कें कोई ज़्यादा इतनी खास नहीं है जिस जगह हम चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार NVH लेवल्स को सुने। तो NVH लेवल्स भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से इंसुलेशन किया है होंडा ने, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये था दोस्तों होंडा WRV के बारे में मेरी तरफ से सब कुछ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर प्रोडक्ट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है। हर प्रोडक्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है और मेरा काम है आप लोगों को सच बताना, सच्चाई बताना कि कौन सी गाड़ी किस कंडीशन में आपके लिए सही है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये गाड़ी आपके किसी दोस्त के काम आए, क्योंकि हो सकता है उसे फैमिली ओरिएंटेड कार चाहिए हो, ज़्यादा एंथुजियास्टिक ड्राइवर ना हो, वो उसे नॉर्मली गाड़ी को चलाना हो, तो उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो आप चाहें तो इस गाड़ी को ऑप्ट कर सकते हैं और वीडियो मैं ऐसे ही हमेशा अनबायस तरीके से आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा, जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए, और अगर इस समय रोड पर नॉइज़ ज़्यादा आ रही हो गाड़ियों की तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।